अरे, शादी तो होगी ना भाई, इसमें ऐसी क्या बात है, शादी तो होगी ना सबकी। तो जब शादी के लिए आप किसी का इंटरव्यू लें, उससे 2-4 सवाल जो पूछे जाते हैं, लगे रहो मुन्ना भाई में भी ऐसे सवाल बताए गए थे। एक सवाल मैं भी आपको बता रहा हूँ। उस लड़के से ये पूछना कि पिछली बार आंसू के साथ कब रोए थे। अगर वो जवाब दे इसका, अरे हम तो मर्द हैं, बचपन में रोए थे आखिरी बार 3 महीने की उम्र में। उसके बाद वो चाहे आईएएस हो, चाहे आईएसआईएस में हो, चाहे कुछ भी हो, उससे शादी मत कीजिएगा। क्योंकि जो पिछले कई साल से रोया नहीं है, रोएगा बहुत ज्यादा उसके बाद। वो पत्थर है बेसिकली, इंसान नहीं है। तो उससे पूछना पिछली बार आंसू के साथ कब रोए थे। अगर इसका जवाब 6 महीने से ज्यादा है तो चिंता की बात है, और 2 साल से ज्यादा है तो इसका कतई हमें उत्तर नहीं देना है। ये अनिवार्य प्रश्न है, ये वैकल्पिक वाला नहीं है कि इन 3 में से 2 का उत्तर दें, ये अनिवार्य है। इसी पे सिलेक्शन रिजेक्शन टिकना चाहिए, ठीक है। एक ये प्रश्न। दूसरा, उसने बताया था इस चीज को ऑब्जर्व करना कि वो अपने से कमजोरों के साथ कैसे बिहेव करता है। यदि वो अपने से कमजोर व्यक्ति के साथ शालीनता से बिहेव करता है तो ठीक व्यक्ति, बाकी हुलिया तो 4 दिन के बाद वैसे भी काम नहीं आता है। तो होली पर मत जाइए, ये देखिए कि उसका बिहेवियर अपने से कमजोर के साथ कैसा है। अगर ठीक है तो मुंडा ठीक है, फिर आगे बढ़िए। भाई साहब ने पूछा कि हम क्या पूछेंगे। वैसे अभी ऐसी नौबत आई नहीं कि लड़के पूछें, उन्हें पूछता कौन है, तो इसलिए वो पूछने का बहुत ज्यादा नहीं रहता है। पूछो तो आप भी ऐसे पूछ लेना, रोने का तो नहीं चलेगा वहां पर, आप कुछ और पूछ लेना यार। हाँ बोलो। नहीं, भिखारी के प्रति दया नहीं चाहिए, लेकिन उस दया का परिणाम उस कृत्य में नहीं होना चाहिए कि आप उसको पैसा दे। किस तरह के भिखारी को देना चाहिए। भिखारियों के 5 प्रकार होते हैं। आप ऐसा उत्तर जा रहे हैं मुझसे। जब आपको ये भरोसा हो जाए कि ये जेन्युइनली ऐसी स्थिति में है और इसके पीछे कोई गैंग सक्रिय नहीं है, और या ये कि जेन्युइन भरे ना हो, इस समय सच में भूखा है और केवल उसको खुला भोजन, पैकेट वाला नहीं, वो दे दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा करें, मैं ऐसा करता हूँ। चलो, सिविल सर्विस की ट्रेनिंग में या किसी बड़े व्यक्ति को एम्पैथी सिखाने का पहला तरीका क्या है। कुछ ऐसी फिल्में, कुछ ऐसे नॉवेल्स या कुछ भी ऐसा जिसमें एक कंसेप्ट डेवलप हो किसी वंचित वर्ग के प्रति। इसका कोई एग्जांपल अगर फिल्म का देना हो तो जैसे बागबान एक अच्छा एग्जांपल आपने दिया। जैसे वृद्धों की स्थिति को समझाने का एक अच्छा तरीका क्या है कि बागबान फिल्म देखो। देखो मसूरी में क्या होता है कि लेक्चर्स होते हैं बहुत सारे, इतने तबाह किस्म के लेक्चर होते हैं कि सब प्रोफेसर वहां सोते रहते हैं, आंख खोल के सोते हैं, वहां पर प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि लोग देखते हैं आगे बैठे हुए लोगों को, मजा नहीं आता। 100 में से 75 लेक्चर महाचाट टाइप के होते हैं। हाँ, 100 में से 8-10 होते हैं कि मजा आ जाएगा आपको। 8-10 होंगे उस व्यक्ति को देख के मजा आ जाएगा, इतना बड़ा व्यक्ति आया, बाप रे बाप। और लेक्चर शुरू होने के 10 मिनट के बाद खर खर शुरू हो जाता है, क्योंकि आपको बात में मजा नहीं आ रहा है, आपको केवल उसके नाम में मजा आ रहा है, ठीक है। तो बागमा दिखा दी, आर्टिकल 15 फिल्म दिखा दी, तो कोई व्यक्ति अगर आए और वो 2 घंटे का लेक्चर दे बूढ़ों की सुरक्षा पे, उस 2 घंटे के लेक्चर से अच्छा 2 घंटे की फिल्म दिखाओ बागमा, और फिल्म दिखाने के बाद आधे घंटे का लेक्चर दे दो केवल, जो केवल उन उपायों पर हो कि हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए सिविल सेवा के तौर पर, उस तरह से। तीसरी बात जो यूपीएससी या मसूरी की एकेडमी की ट्रेनिंग का अनिवार्य हिस्सा है वो है बाध्यकारी संपर्क, वो यहाँ पर भी आ जाएगा। इनफोर्स्ड कॉन्टैक्ट। सबसे अच्छे लोग वो हैं जिनको बचपन से डाइवर्सिटी मिली है। तो अगर आप ऐसे स्कूल में पढ़े जहाँ की क्लास में विभिन्न धर्मों के लोग थे, विभिन्न इलाकों के लोग थे, तो फायदे में है। और मुझे जलन होती है आजकल के बच्चों से, दिल्ली में या कुछ लोग दिल्ली के बाहर मान लीजिए पढ़ रहे हैं, आजकल ऐसे स्कूल्स खूब हैं जहाँ के क्लासरूम में कुछ बच्चे भारत के हैं, कुछ बच्चे किसी और देश के हैं, और इस मामले में अमेरिकी बच्चे सबसे खुशनसीब हैं। वहाँ के हर क्लासरूम में लगभग 1/3 बच्चे अन्य देशों के हैं, श्वेत तो है ही, अन्य देशों के भी हैं, अन्य महाद्वीपों के भी हैं। वहाँ का बच्चा 10वीं 12वीं करते करते दुनिया को जिस रूप में फील कर चुका होता है, हमारे बच्चे जो पढ़ते हैं किताब में, भूगोल अध्याय 6, ऑस्ट्रेलिया का चित्र ऐसा है, ऑस्ट्रेलिया दक्षिण तरफ पाया जाता है। अब ये बच्चे क्या बोल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, और मैडम पूछ रही है कि आप ऐसे कितने बच्चे ऑस्ट्रेलिया से 3 हाथ खड़ा कर दिया, आई एम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। बाकी देख रहे हैं, अच्छा क्लास में मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया समझेंगे तुमसे, कितना आसान है। वहाँ डाइवर्सिटी का ये स्तर है। और अमेरिका की सफलता की सबसे बड़ी शक्ति में मेरी राय में एक शक्ति है डाइवर्सिटी, सबसे बड़ी शक्ति। वैसी डाइवर्सिटी मेरे ख्याल से दुनिया के किसी भी और देश में अभी एजुकेशन सिस्टम में नहीं आ पाई है, लेकिन जितनी आ सके उतनी बेहतर है। तो मसूरी में क्या होता है, इनफर्स्ट कॉन्टैक्ट। मैं तो दुआ करता हूँ कि हरियाणा के हर व्यक्ति का रूममेट नागालैंड का ही वहाँ पर हो। 100 दिन वो ऐसे जीवन के यादगार दिन बनेंगे। उसके बाद क्या होगा, परसेप्शन सारे चेंज हो जाते हैं, सारे परसेप्शन चेंज हो जाएंगे। और राजस्थान का कोई है, उसके साथ कौन होना चाहिए, तमिलनाडु का होना चाहिए। और तमिलनाडु का भी ऐसा जिसको इंग्लिश ना आती हो, हिंदी ना आती हो, तमिल माध्यम से सिलेक्ट हुआ हो, और ये हिंदी माध्यम से हुआ हो। उसके बाद एक फिल्म आई थी एक दूजे के लिए, ध्यान है आप लोगों को। उस फिल्म में क्या हुआ कि नायक नायिका की भाषा अलग अलग है, लेकिन प्यार हो गया है, एक बार देखा उसी में लट्टू हो गया, क्या करेगा। अब वो कैसे मैसेज का आदान प्रदान करें कि नायक अपने घर में, नायिका पड़ोस घर में। एक लाइट जला रहा है, वो लाइट बुझा रही है, फिर उसने जलाई, उसने बुझाई, उसने बुझाई, उसने जलाई, तो ये संवाद हो रहा है कि हाँ बातचीत चल रही है। और माँ बाप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, सब लाइट ऑन ऑफ, फिर देखा उस घर में ऑन ऑफ हो रही है, तो उनको समझ में आया कि मामला गड़बड़ है। इधर नायक ने एक म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट बजाया ऐसे, लड़की ने कपड़ा पटका धोते हुए जोर से, नायक खुश हुआ, फिर बांसुरी बजाई, फिर कपड़ा पटका उसने, और ऐसे संवाद चल रहा है। तो ऐसी स्थिति मसूरी में होती है इन लोगों की जो राजस्थान और तमिलनाडु के साथ साथ होते हैं। लेकिन 100 दिन के इनफोर्स कॉन्टैक्ट के बाद
राजस्थान के व्यक्ति के लिए तमिलनाडु कोई अजनबी स्थान बचेगा या उतना ही अपना हो जाएगा जितना बाकी राज्य अपने हैं, अपना हो जाता है। तो ये एक एम्पैथी, सेंसिटिविटी बढ़ाने का बड़ा शानदार उपाय है जो हमारी एकेडमी करती है और बड़ों के स्तर पे होना भी चाहिए। अंतिम है परसुएशन। परसुएशन से भी आप किसी व्यक्ति को किसी विशेष विषय पर एम्पैथी से भरा व्यक्ति बना सकते हैं। परसुएशन कैसे होता है? परसुएशन का मतलब, जैसे मान लीजिए कि मसूरी एकेडमी आपको चाहे कि आप एम्पैथाइज करें बच्चों की स्थिति के साथ, तो परसुएशन का एक तरीका तो है कि तारे जमीन पे दिखा दें, समझ में आ गया। लेकिन यदि कोई अच्छा स्पीकर है, मान लीजिए उसके पास तथ्य हैं, आंकड़े हैं, कुछ स्लाइड्स हैं, इमेजेस हैं, कुछ फिल्म के क्लिप्स हैं, और उसको 2 घंटे का समय मिल जाए आपके सामने मंच पे खड़े होकर आपसे बात करने का, अच्छा स्पीकर हो, परसुएडर अच्छा हो, क्या मैं ये दावा कर सकता हूँ कि वो 2 घंटे में आपकी समानुभूति किसी न किसी मात्रा में उस वर्ग के प्रति पैदा कर ही देगा जिसके बारे में आपने कभी उस तरह से सोचा नहीं था, पहले कर देगा। तो परसुएशन बस एक बात है, परसुएशन लगातार चाहिए होता है। एक बार हुआ, एक इंटरवल के बाद फिर से हो जाए, फिर इंटरवल के बाद फिर से हो जाए। एक ही बार का परसुएशन बहुत दूर तक काम नहीं करता है, उसमें रिपीट इफेक्ट की जरूरत पड़ती है। अंतिम एक चीज है जो उस समय बताई थी परसुएशन के आसपास, वो थी रोल प्लेइंग। अगर आपको किसी को एम्पैथी सिखानी हो किसी विशेष व्यक्ति या समुदाय या व्यवसाय के प्रति, उसे बाध्य कीजिए कि वो उसका रोल प्ले करके देखे, समझ में आ जाएगा। ये वही चीज है, पुटिंग समवन्स शूज इन योर फुट। दूसरों के जूते अपने पैर में पहनोगे ना, तब समझ में आएगा कि उन जूतों के अंदर कांटे कितने गहरे थे, तब समझ में आता है। तो दूसरों की स्थितियों की कल्पना कर लेंगे तो एम्पैथी अपने आप आ जाएगी। यदि हम खुद कल्पना नहीं कर पा रहे तो ऐसी स्थितियां हमारे साथ बनाई जाए ट्रेनिंग में कि हमें दूसरों की स्थितियों में रहना पड़े। मैंने इसका एग्जांपल क्या दिया था, जिन बच्चों को लगता है कि हमारी माता कुछ काम नहीं करती है, सारा काम बाप ही करता है, केवल एक दिन के लिए क्या करना है, माँ की जिंदगी जी के देख लेनी है। जी के देखिए, एक ही दिन में नानी याद आ जाएगी माँ की जिंदगी जीने में। ये ऑफिस में भी होता है। अगर आपको लगता हो कि ऑफिस में इसको काम कम मिलता है, मजे ज्यादा ले रहा है, चेंज करके देख लीजिए एक दिन के लिए। कई ऐसी चीजें जो वो काम करने पर ही समझ में आती हैं, उससे पहले समझ में नहीं आती हैं, तो उससे रोल प्लेइंग से भी आप एम्पैथी सिखा सकते हैं। तो आप मुझे बताएं कि यदि कोई आपसे कहे कि एम्पैथी सिविल सेवकों को कैसे सिखाई जाए, तो आप इसके बारे में ठीक ठाक से उत्तर लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे? लिख देंगे, चलिए। अब इस वर्ग में एक ही मूल्य बचा जिसका नाम है टॉलरेंस, या टॉलरेशन भी कह देते हैं। उसके लिए हिंदी में क्या शब्द है? सहिष्णुता या सहनशीलता। आजकल लोग कह रहे हैं कि ये भारत में खत्म हो गई है, जल्द ही एफआईआर होगी कि मिल नहीं रही है। टॉलरेंस, कहीं कहीं टॉलरेशन शब्द भी मिल जाता है, लेकिन भारत में तो टॉलरेंस ही ज्यादा प्रचलित है इसके लिए। जी, आप पूछो यार, तुम मस्ती से पूछो, बताओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं दे सकते हैं? मतलब जब भी रेफरेंस उनका है वहां पर दीजिए। उनकी रिसर्च का टॉपिक है तो उनका नाम लिखिए, क्या दिक्कत है, खूब लिखिए। चलो सहिष्णुता समझो क्या होता है। चलिए, सबसे पहले सहिष्णुता क्या है, सहनशीलता क्या है? देखिए, सहिष्णुता के 2 अर्थ हैं। एक अर्थ को आप कह सकते हैं संकीर्ण अर्थ, दूसरे को आप कह सकते हैं व्यापक अर्थ। जैसे चिड़ियाघर संकीर्ण अर्थ में क्या है, चिड़िया का घर, और व्यापक अर्थ में उसमें हाथी भी रहता है, शेर भी रहता है। तो संकीर्ण का मतलब बहुत स्पेसिफिक सेंस में देखें तो उसका मतलब क्या? चिड़ियाघर में जानता हूं कि सब रहते हैं, मैं केवल शब्द की व्याख्या कर रहा हूं, शब्द से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। तो संकीर्ण अर्थ में सहिष्णुता क्या है, सहनशीलता क्या है? सहनशीलता का मतलब है सहन करने की क्षमता। और जब हम कहते हैं कि हम सहन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? मन से बहुत खुश हैं या मैनेज कर रहे हैं? बस मैनेज कर रहे हैं। सहन करने की क्षमता, सहिष्णुता, सहन करने की क्षमता। सहन किसको किया जाता है? किसी अपने अच्छे दोस्त को या दुश्मन को? दोस्त को। मतलब पहले तो दुश्मन को ही करेंगे भाई, कोई शत्रु हो सकता है, विरोधी हो सकता है। एक तो ये हो सकता है, शत्रु को, विरोधी को सहन करना, यानी अगर बिना हिंसा के काम, क्या बोले, मकान मालिक को, हाँ वो भी इसी वर्ग में आ गया ना, वो भी तो इसी वर्ग में आ गया। तो पहली बात है अपने शत्रु या विरोधी को सहन करना। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो 3-4 स्थितियां हो सकती हैं लोगों के संबंधों में, उससे आप एकदम अंतर समझ पाएंगे। मान लीजिए कि 2 रूममेट्स हैं एक रूम में, एक भाई साहब हरियाणा के हैं और दूसरे भाई साहब झारखंड के हैं, और दोनों अपने अपने इलाके के लटके थे, और नेहरू विहार में एक ही रूम खाली था, तो खुदाई संयोग से दोनों उस रूम के पार्टनर्स हो गए हैं, रूम पार्टनर हो गए हैं, ठीक। दोनों का अपना तरीका है। झारखंड वाला कहता है कि देखो भाई, मैं वन प्रदेश से आया हूँ, मैं प्रकृति के अनुसार जीता हूँ, रात को 9 बजे सोता हूँ, सुबह 4 बजे उठता हूँ ब्रह्म मुहूर्त में, और फिर पढ़ता हूँ बोल बोल के। और हरियाणा वाला, क्योंकि हरियाणा के लोग दिल्ली को अपना हिस्सा ही मान लेते हैं, तो वो दिल्ली के स्टाइल से रहते हैं कि सुबह 4 बजे सोए, 11-12 बजे उठ गए, ऐसा कर लिया, मतलब जो आसपास के लोग हैं दिल्ली के। अब दोनों रूममेट हैं, अब इनके बीच में क्या क्या इक्वेशन बन सकती है?